नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद एक बार फिर हाजिर हूं न्यूज फॉर इंडिया में आपके स्वागत के लिए। दोस्तों, गर्मी का मौसम है, साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 की भागम भाग मची हुई है। राजनीति के चाणक्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, अर्जुन सभी अपना अपना दमखम दिखाने में लगे हुए हैं। वहीं सभी नायक, महानायक और अभिनायक अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। अब जब बात दमखम दिखाने की हो और महाराष्ट्र की बात ना हो तो कैसे चलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र वो राज्य है जिसने आदि अनादि काल से कई बड़े शासक, योद्धा, नेता, राजनेता दिए हैं। महाराष्ट्र ने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी से लेकर बाला साहेब ठाकरे जैसे महापुरुष हुए हैं। वही बात करते हैं सत्ता के अजय अभिमन्यु की। बारामती, महाराष्ट्र के बारामती, सत्ता का युद्ध, अजय अभिमन्यु जिसने कभी पराजय नहीं देखी। तो इस बार क्या हो सकता है? जिस तरह फिल्मों में महानायक की गिनती के लिए नाम आता है अमिताभ बच्चन का, ठीक उसी तरह राजनीति के महान अभिनायक की बात करें तो एक ही नाम आता है, शरद पवार। जी हां, शरद पवार एक ऐसे नेता है जिन्होंने कभी भी हार का मुंह नहीं देखा। जिस तरह भारत के अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख गए थे, ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र की राजनीति का प्रमुख चेहरा रहे शरद गोविंदराव पवार ने राजनीति के गुण अपनी मां के गर्भ में ही सीख लिए थे। रक्षा मंत्री से लेकर कृषि मंत्री और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष पद पर कार्य कर चुके शरद पवार ने सदैव स्पष्ट रवैया रखा और यही वजह है कि 6 दशकों की महाराष्ट्र की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूम रही है। यदि कहा जाए कि अभिमन्यु की तरह शरद पवार ने भी राजनीति का पाठ मां के गर्भ में सीखा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अपने माता पिता की 9वीं संतान शरद पवार जब मां के गर्भ में थे तो उनकी मां शारदाबाई पुणे के लोकल बोर्ड की सदस्य थी। 12 दिसंबर 1940 को शरद पवार का जन्म होने के तीसरे ही दिन उस लोकल बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए शारदाबाई अपने नवजात शिशु को गोद में लिए बारामती स्थित अपने घर से बस का सफर तय करके पुणे पहुंच गई। यहां यह बताना प्रासंगिक होगा कि आज भी कार द्वारा पुणे से बारामती जाने में 2.5 घंटे लग जाते हैं। यानी राजनीति का पाठ तो शरद पवार को उनकी माताजी ने गुट्टी में ही पिला दिया था। शायद यही कारण है कि शरद पवार आज तक कोई चुनाव नहीं हारे। यह और बात है कि जीवन के उत्तरार्ध में उन्हें अपनी बेटी की सीट बचाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। 6 बार लोकसभा सांसद और 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके शरद पवार बारामती से 5 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। वह केंद्र में नरसिंह राव की सरकार में रक्षा मंत्री एवं मनमोहन सिंह की सरकार में 10 साल कृषि मंत्री का दायित्व भी निभा चुके हैं। अपने इन दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र बारामती को ऐसा सजाया, ऐसा संवारा है कि देश के अन्य सांसदों के लिए वह एक प्रेरणा क्षेत्र एवं सीखने की जगह हो सकती है। यही कारण है कि बारामती से अब तक शरद पवार को अजेय माना जाता रहा है। ये शरद पवार ही थे जिन्होंने 1999 के लोकसभा चुनाव से कुछ ही माह पहले विदेशी मूल के मुद्दे पर सोनिया गांधी के विरोध में साहस जुटाया और कांग्रेस से त्याग पत्र देकर अपनी नई पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन कर लिया। उस समय उनके साथ कांग्रेस के 2 और दिग्गज नेता पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा एवं तारिक अनवर ने भी कांग्रेस छोड़ पवार की राकपा में जाने का फैसला किया था। तब शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा को क्रमशः राजनीति का अमर, अकबर और एंथोनी कहा जाता था। उनके एक फैसले के बाद लग रहा था कि महाराष्ट्र की पूरी कांग्रेस ही शरद पवार के साथ चली जाएगी, क्योंकि उससे ठीक पहले हुए चुनाव में कांग्रेस को वह 33 सीटें जितवा कर लाए थे। यही नहीं, उनकी ही रणनीति का परिणाम था कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के 4 सदस्य चुनकर आए, वह भी सामान्य सीटों से, जबकि भाजपा शिवसेना गठबंधन 10 सीटों पर सिमट कर रह गया था। लेकिन उस समय के कांग्रेस नेताओं की द्वरता का परिणाम था कि उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस को बचाए रखा बल्कि शरद पवार को पश्चिमी महाराष्ट्र की कुछ सीटें तक ही सिमट कर दिया। तब 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई।
इससे यह साबित हुआ कि शरद पवार अपना पूरा जलवा कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ रहकर ही दिखा सकते हैं। उस समय लोकसभा के साथ हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को जहां 75 सीटें मिली थी, वहीं पवार की राकपा को 58 सीटें। यह सच है कि 83 वर्षीय शरद पवार इस समय महाराष्ट्र के सबसे अनुभवी और पके हुए नेता हैं, लेकिन यह भी सच है कि आज तक उनकी पार्टी लोकसभा सीटों के मामले में कभी दहाई का अंक प्राप्त नहीं कर सकी। विधानसभा चुनाव में भी वह सिर्फ एक बार 2004 में कांग्रेस से 2 सीट आगे निकल पाए। तब उनकी पार्टी को 71 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 69। इसके बावजूद उन्होंने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद पर दावा करने के बजाय केंद्र में कृषि मंत्री बनने में ज्यादा रुचि दिखाई। उनके भतीजे अजीत पवार आज भी इस बात का अफसोस जताते हैं कि काका ने उस समय उनसे मुख्यमंत्री बनने का अवसर छीन लिया। तब पवार राज्य में मुख्यमंत्री पद लेकर भी केंद्र में अपने लिए कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय ले सकते थे। उसके बाद से उनकी पार्टी कभी भी 2004 जैसा उच्चांक प्राप्त नहीं कर सकी। वह जोड़ तोड़ की राजनीति का हिस्सा बनकर प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न जरूर देखते रहे। यह स्वप्न देखते देखते ही उनकी पार्टी राष्ट्रीय दर्जा पाकर फिर से क्षेत्रीय दर्जे पर आ सिमटी और अब तो पार्टी और पार्टी के चुनाव चिन्ह दोनों उनके हाथ से निकल चुका है। चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष के फैसलों में उनकी पार्टी और चिन्ह पर अधिकार उनके भतीजे अजीत पवार को प्राप्त हो चुका है। कहा जाता है कि यह स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने ही उद्धव ठाकरे को फोड़कर भाजपा के हाथ में आई हुई सत्ता छीन ली थी। महाविकास आघाड़ी का गठन करके उन्होंने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया था। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार देवेंद्र फडणवीस को इस घात को कभी नहीं भूले। महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने के बाद 1.5 साल तो कोविड महामारी में गए, लेकिन उसके बाद न तो उद्धव ठाकरे की पार्टी एक रह सकी न शरद पवार की। इन दोनों पार्टियों में हुई बड़ी टूट का श्रेय भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को दिया जाता है। अब शरद पवार के लिए चुनौती कठिन है क्योंकि जिस बारामती से वह स्वयं 5 बार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, उसी सीट से अब उनकी बेटी को भतीजे की पत्नी सुनेत्रा पवार से कड़ी चुनौती मिल रही है। यदि सीट ना बचा सके तो इस मराठा छत्र का राजनीतिक उत्तरार्ध अच्छा नहीं माना जाएगा। तो साथियों, ये परिचय था राजनीति के अभिमन्यु कहे जाने वाले शरद पवार का। अब इस बार की चुनावी रणनीति क्या होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो साथियों, बने रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया के साथ। एक ऐसे ही अनेक परिचय के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जन कल्याण में भागीदार बने। जय हिंद।